बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक के केस की आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने कवर ज़रूर करना है। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए जरूर साबित होगा। स्ट्रोक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, चाहे पीडियाट्रिक का एग्जामिनेशन हो या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का एग्जाम हो, तो टॉक्स शॉर्ट केस या लॉन्ग केस के अंदर अक्सर औकात आपको ये केस मिलता है। जब भी आप स्ट्रोक के केस को डील करते हैं तो आपके माइंड के अंदर एम होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें ज़रूर एट द एंड ऑफ माई केस हिस्ट्री और माई एग्जामिनेशन मैंने निकालनी है। आपने एस्टेब्लिश करना है कि आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक है। आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट के अंदर जो स्ट्रोक है वो इधर इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट के अंदर स्ट्रोक जो है वो उसकी लेवल ऑफ लीजन क्या है, क्या ये कॉर्टिकल है, क्या ये इंटरनल कैप्सूल के लेवल के ऊपर है, ब्रेन स्टेम या बेसल गैंग्लिया के लेवल के ऊपर है। आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट के अंदर स्ट्रोक किस आर्टरी की वजह से है, क्या ये एमसी की टेरिटरी का स्ट्रोक है, एसी की टेरिटरी का स्ट्रोक है, या पीसी यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की टेरिटरी का स्ट्रोक है। और आपने स्ट्रोक के एटियोलॉजी को एस्टेब्लिश करना है। आपने उसके डीडीज यानी अदर देन द स्ट्रोक हेमिप्लेसिस के काजेस को रूल आउट करना है। और एट द एंड आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, ट्रीटमेंट क्या हुई है, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, और कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज पूछ लेनी है। और आपने एक्टिविटीज ऑफ पेशेंट की डेली लिविंग को देखना है और उसका इम्पैक्ट पेशेंट पे और फैमिली पे क्या है उसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रोक की जो रीसेंट डेफिनेशन है दैट इज स्ट्रोक इज बेसिकली a neurological or focal neurological deficit that is caused by the some vascular event, and that leads to infarction. Infarction is tissue death. So tissue death of the brain, spinal cord or retina. So पेशेंट के अंदर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। डेफिसिट की रीजन जो है वास्कुलर है, और वास्कुलर एटियोलॉजी जो कि थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हैमरेज हो सकती है, उसकी वजह से आपकी रेटिना, ब्रेन या जो स्पाइनल कार्ड है उसका जो पैरेन्काइमा या उनका टिश्यूज जो है वो डेथ हो गए हैं। अब डेथ का एविडेंस क्या है, इधर बाय द न्यूरो इमेजिंग और बायोप्सी। सो ये चीजें सारी चीजें पूरी होंगी तो हम कहते हैं पेशेंट को स्ट्रोक है। टीआई की डेफिनेशन सेम है। Again, it is basically TIA is a focal neurological deficit that is a vascular region due to ischemia of the brain, spinal cord or the retina without infarction or tissue death. तो उसके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होती। और इन्फेक्शन कैसे नहीं होगी, आप उसकी इमेजिंग कराएंगे तो आपको इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर खुदा खासा पेशेंट किसी और वजह से डेथ होती है, उसकी बायोप्सी होती है, तो आपको टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन या टिश्यू डेथ नहीं मिलेगी, एस्कीमिया होगा जो कि रिवर्स हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड टीआईए। सो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सो जब भी आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक का केस आएगा तो मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रोक की हिस्ट्री में क्या होता है कि पेशेंट की फोकल डेफिसिट होती है, कि पेशेंट की कोई एक साइड काम नहीं कर रही होती। ज्यादातर केसेस में आपको यही मिलेगा। बाज़ औक़ात रेयरली जब पेशेंट के अंदर कोई वास्कुलाइटिस हो, जैसे कि सीनस वास्कुलाइटिस होता है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में स्ट्रोक्स हो रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल वेसल्स एट अ टाइम इन्फ्लेम्ड होती हैं। सो पेशेंट को हो सकता है कि पहले राइट साइड की वीकनेस हुई हो और विद इन फ्यू डेज लेफ्ट साइड की वीकनेस हुई हो, और जब तक पेशेंट आपके पास आता है तो उसको दोनों साइडें पैरालाइज्ड हों। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है, बट टिपिकली जो है वो आपकी जो स्ट्रोक का केस है उसके अंदर आपकी वीकनेस जो है वो वन साइड की होती है। तो इसके लिए आपने उससे पूछना है कि बच्चे को मसला क्या है। बताएंगे कि बच्चे की जो दाईं साइड है वो काम नहीं कर रही। आपने उसको मजीद एक्सप्लोर करना है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, कि कब से मसला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के अंदर कोई प्रीवियस स्ट्रोक हुआ हो तो आप पेशेंट स्ट्रोक सिक्वेले के साथ आ सकता है। हेमप्लेजिक सीपी का बच्चा भी आपके पास स्ट्रोक लाइक आ सकता है। तो आपने पूछना है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन अगर एक्यूट है तो डेफिनेटली आपने उससे पूछना है कि उसका ऑनसेट कैसे हुआ था, क्या ये सारी वीकनेस एकदम स्टार्ट हुई है या इस वीकनेस को होते होते कोई टाइम लगा था। डेफिनेटली अगर कोई ब्रेन का एसवेल होगा, कोई आर्टरीवेनस मेलफॉर्मेशन होगी, अगर कोई एब्सेस है, तो ये जो वीकनेस होगी पेशेंट की वो टाइम लेगी, वो डेज या वीक्स के अंदर हो रही होगी। जबकि स्ट्रोक के अंदर डेफिनेटली ये
विद इन ए डे या विद इन मिनट्स हो जाएगी। डेफिनेटली हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में और हाइपर एक्यूट होता है। उसके बाद जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसकी प्रोग्रेशन जो है वो लेस देन 24 आवर ही होती है, उसी दौरान इसकी जितनी प्रोग्रेशन होती है वो हो जाती है। लेकिन अगर कोई और काज है लाइक ब्रेन एब्सेस है, एसओएल है, ट्यूमर है, आर्टरी मेलफॉर्मेशन का कोई एनोरिज्म है, तो वो बहुत टाइम लेता है, वो वीक्स के अंदर हो रहा होता है। तो आपने ड्यूरेशन का पूछना है, आपने वीकनेस को एस्टेब्लिश करना है कि वीकनेस कितनी है, क्या टांग में कितनी वीकनेस है, क्या बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या चलते उसको मसला हो रहा है, क्या टांग ऊपर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, या टांग भी नहीं उठाई जाती, बाजू कितना वीक है, क्या वो ग्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या बाजू हिला लेता है कि नहीं हिलाता, या बाजू हिलाया ही जा रहा। तो इस तरह आपने उसकी उस साइड की वीकनेस को एस्टेब्लिश कर लेना है। आपने उसकी फेस की वीकनेस को एस्टेब्लिश करना है कि फेशियल डिविएशन तो नहीं है, टिपिकली फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो उस बेस पे आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर क्रॉस या अनक्रॉस हेमिप्लीजिया है। सो अगर मेरी बच्चे की वीकनेस राइट साइड की है और फेस भी लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो मतलब फेशियल वीकनेस राइट साइड की है। क्योंकि अगर फेस के अंदर जो वीकनेस होती है, नॉर्मल साइड जो फेस है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये पेशेंट की वीकनेस भी सेम साइड की और उसकी जो बॉडी की वीकनेस है वो भी सेम साइड की है, जिसको हम कहते हैं कि ये डेफिनेटली अनक्रॉस हेमिप्लीजिया है। इस सूरत में आपका लीजन जो होता है वो अबव ब्रेन स्टेम होता है। तो आपने फेस की वीकनेस का पूछ लेना है। उसके बाद आपने देख लेना है, जब आपको इतनी चीजें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ जाता है कि ये तो स्ट्रोक का केस है। क्योंकि टिपिकली जो अगर पेशेंट की फेशियल इन्वॉल्वमेंट भी हो और एक साइड की वीकनेस हो, तो लेस लाइकली किसी और वजह के अंदर होगा। तो उसमें फिर आपने उसको कॉर्टिकल से शुरू होना है, कॉर्टिकल लेवल पे, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे, बेसल गैंग्लिया के लेवल पे और ब्रेन स्टेम के लेवल पे, सेरिबेलम के लेवल पे अपने डिफरेंट क्वेश्चन पूछने और अपना एस्टेब्लिश करना है कि कौन कौन से एरियाज इफेक्टेड हैं। अगर हम कॉर्टिकल एरियाज की बात करें तो डेफिनेटली कॉर्टिकल लेवल पे जब बड़ा स्ट्रोक होता है तो पेशेंट के अंदर जो है वो आर्टर सेंसोरियम भी हो सकता है डेफिनेटली। इसी तरह अगर बड़ा स्ट्रोक होगा तो पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं। और कॉर्टिकल लेवल पे जो कॉर्टिकल हमारे फंक्शंस हैं लाइक हेमी सेंसरी लॉस, लाइक हेमी नेग्लेक्ट, कि पेशेंट के अंदर जो है वो जब नॉन डोमिनेंट साइड पे जब स्ट्रोक होता है तो उसको हेमी नेग्लेक्ट का फिनोमेना आता है। उसके अंदर पेशेंट क्या होगा कि जब वो कोई कपड़ा पहनेगा तो वो एक साइड छोड़ दे, कपड़े पहनना छोड़ कर देगा। जब वो शेव करेगा तो एक साइड की शेव करेगा। जब वो कोई सर्कल उससे कहीं बनाएगा तो वो एक साइड का सर्कल बनाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस तरह जब जूते पहनेगा तो एक साइड पाँव में जूते पहन लेगा, जो इफेक्टेड साइड है वहां पे जूते नहीं पहनेगा। तो हेमिलेक्ट का फिनोमेना भी आपका कॉर्टिकल में आएगा। एफेजिया भी कॉर्टिकल का फिनोमेना है कि पेशेंट के अंदर एफेजिया हो सकता है। एफेजिया सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है। सेंसरी एफेजिया बेसिकली रिसेप्टिव इस एफेजिया है बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द Wernicke's area that is located in the temporal lobe again supplied by the MCA that is middle cerebral artery। उसमें क्या होगा सेंसरी एफेजिया में कि पेशेंट जो है वो बातें जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो पेशेंट सुनेगा बात और फिर जो जवाब देगा उसकी कोई जो है वो उसकी कोई रब्त नहीं होगी, ठीक है। उसको बात को परसीव नहीं कर पाएगा, बोलेगा तो जरूर बट उसके बात में वो कोई रब्त नहीं होगी, कोई फिक्रे नहीं बन रहे होंगे, कोई जुमले नहीं बन रहे होंगे। दूसरा फेजिया हमारा मोटर फेजिया होता है, उसमें पेशेंट बात सुनेगा, मैं कहता हूँ आपका नाम क्या है, उसको समझ भी आएगी कि मैंने क्या बोला है, बट वो जवाब नहीं दे पाएगा, बोल नहीं पाएगा। इसको मोटर फेजिया कहते हैं, एक्सप्रेसिव फेजिया कहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ब्रोकास एरिया दैट इज लोकेटेड इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। दोनों की सप्लाई एमसी आर्टरी आपकी है और दोनों जो है वो आपके अगर इकट्ठे डैमेज होंगे तो फिर ग्लोबल एफेजिया होगा कि ना पेशेंट बात सुन के समझेगा ना पेशेंट कुछ बोलेगा। तो आपने फेजिया को एस्टेब्लिश करना है। विजन लॉस अगेन आपकी जब बायोलेटरल कोई पीसीएस स्ट्रोक होता है, आपकी पोस्टीरियर सर्कुलेशन उड़ती है तो आपको विजन लॉस होता है, अगेन कॉर्टिकल फंक्शन है। बायोलेटरल जब हेयरिंग आपकी इफेक्ट होगी तो आपका हेयरिंग एरिया बेसिकली टेम्पोरल लोब के अंदर होते हैं। जब वो बायोलेटरल टेम्पोरल लोब का कोई लीजन आएगा तो आपकी जो है वो हेयरिंग इफेक्ट होगी। यूनिलेटरल जब आपके स्ट्रोक होते हैं तो उसके अंदर हेयरिंग और विजन इफेक्ट नहीं होती यूजुअली, बिकॉज इनकी बायोलेटरल सप्लाई जारी होती है। विजन भी आपकी सिर्फ उसमें जो है वो कुछ एरियाज इफेक्ट होते हैं, बट ग्रॉसली विजन आपकी नॉर्मल होती है। हेयरिंग भी आपकी नॉर्मल होती है बिकॉज हेयरिंग और विजन की जो सर्किट्स हैं उनकी जो कनेक्शंस हैं वो बायोलेटरल है। अच्छा, ये कॉर्टिकल फंक्शन के अलावा और जो कॉर्टिकल फंक्शन है उसके अंदर आपके जो है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, बट दैट आर बेसिकली एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। कॉर्टिकल फंक्शन में आप ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट को एपरेक्सिया तो नहीं हो। एपरेक्सिया बेसिकली क्या है कि पेशेंट डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल learned activity of doing some motor activity या some sensory activity, और उसके अंदर जो मोटर और सेंसरी एक्टिविटी करने के लिए जो फंक्शंस चाहिए, जो ऑपरेटर्स चाहिए वो भी ठीक है, बट वो स्टिल नहीं परफॉर्म कर रहा। मिसाल के तौर पे मेरे जो है वो लेग्स की पावर 5/5 है, कोऑर्डिनेशन नॉर्मल है, टोन नॉर्मल है और मुझे पता है कैसे चलना है, बट मैं स्टिल चलते हुए मुझे मसला हो रहा है, तो दैट इज मोटर एप्रेक्सिया। कि मुझे पता भी है कैसे चलना है, चलने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं
पावर टोन रिफ्लेक्सेस और जो आपकी टोन है और जो आपकी पावर है, जो आपकी बैलेंस है, बट स्टिल मैं नहीं चल रहा, तो इसका मतलब कोई मोटर एपरेक्सिया हो रहा है। इस तरह अगर पेशेंट को पता है कि बोलना कैसे है, उसके बोलने के मसल्स भी नॉर्मल है बट स्टिल नहीं बोल रहा, तो ये भी एपरेक्सिया है। उसको पता है कि मैंने चीज़ का पता है कि ये जो चीज़ है ये पानी है, बट अगर वो उसको देख के बता नहीं पा रहा कि पानी क्या है, पानी है, ये क्या चीज़ है, तो उसकी विजुअल का मसला है, विजुअल एपरेक्सिया है। तो ये एपरेक्सियाज भी इसके कॉर्टिकल फंक्शन का होते हैं। कॉर्टिकल लेवल पे जब भी कोई स्ट्रोक होता है तो आपकी जो मोस्ट कॉमनली जो है वो फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, बाकी नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती। रीजन क्या है कि बाकी नर्व्स जो हमारी हैं वो उनकी सप्लाई ड्यूअल सप्लाई है। तो अगर एक साइड कॉर्टिकल को आपका कॉर्टेक्स उड़ता भी है, दूसरी साइड की कॉर्टेक्स जो है वो आपकी क्रेनियल नर्व्स को सप्लाई कर रही होती है। तो टिपिकली कॉर्टिकल स्ट्रोक के अंदर फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, बट दैट इज ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, जिसके अंदर जो है वो आपका जो अपर पार्ट ऑफ फेस है वो स्पेयर होता है, जबकि जो आपकी जो नर्व्स हैं जो आपकी अदर देन सेवंथ नर्व है वो यूजली इफेक्ट नहीं होती, बिकॉज उनकी ड्यूअल सप्लाई होती है। अब अगर हम बात करें कॉर्टिकल से नीचे इंटरनल कैप्सूल के लेवल, तो इंटरनल कैप्सूल के लेवल के ऊपर आपके जो कॉर्टिकल फंक्शन है वो नॉर्मल रहेंगे। आपका जो हेम्प्लीजिया होगा डेंस होगा, बिकॉज इंटरनल कैप्सूल के लेवल के ऊपर सारे फाइबर कन्वर्ज होते हैं। सो छोटा सा निक, छोटा सा डैमेज आपको बहुत बड़ा हेम्प्लीजिया करता है। तो इस लेवल पर जो हेम्प्लीजिया होगा दैट इज डेंस हेम्प्लीजिया, कि आपके अपर और लोअर लिम्ब दोनों की पावर एक सी इफेक्ट हुई होगी। ठीक है, कि अपर लिम्ब की पावर भी अगर 2 है तो लोअर लिम्ब की भी 2 होगी, या 1 और 2 होगी, इसी के दौरान पावर रहती है। जबकि अगर हम कॉर्टिकल लेवल पे स्ट्रोक की बात करें तो वो स्ट्रोक जो है वो टेरिटोरियल होता है। मिसाल के तौर पर अगर एमसी आर्टरी ने स्ट्रोक कराया है तो एमसी आर्टरी का स्ट्रोक आपको पता है कि पेरिफेरी पे होगा, और होम्यूनकुलस को अगर हम देखें तो वहां पे आपकी जो है वो अपर लिम्ब आ रही होती है, सो उसमें अपर लिम्ब की वीकनेस ज्यादा होगी। जबकि अगर एसी टेरिटरी की बात करें तो चूंकि वो मीडियल साइड ऑफ जो फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रही होती है, तो उस सूरत में आपकी लेग्स की वीकनेस ज्यादा होती है। जबकि इंटरनल कैप्सूल के स्ट्रोक की सूरत में चूंकि दोनों चीजें कन्वर्ज हो रही होती हैं, तो आपकी वीकनेस यूनिफॉर्म होती है, डेंस होती है, और पावर आपकी 1 और 2 के राउंड अबाउट होती है। तो दैट इज कॉल्ड डेंस हेम्प्लीजिया। इसके अंदर आपका कॉर्टिकल फंक्शन नॉर्मल रहेंगे, और आपकी जो फेशियल नर्व है वो यूजुअली इन्वॉल्व, और फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, बट कॉर्टिकल फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेंगे आपके। उससे नीचे अगर आप आ जाए बेसल गैंग्लिया के लेवल पे, तो बेसल गैंग्लिया का स्ट्रोक भी हो सकता है। इसमें डेफिनेटली कॉर्टिकल फंक्शन नॉर्मल रहेंगे, क्रेनियल नर्व्स नॉर्मल रहेंगी, और आपकी वीकनेस यूजुअली नहीं होती अगर आइसोलेटेड बेसल गैंग्लिया का स्ट्रोक है। टिपिकली क्या होता है कि आपको कंट्रोलेटर साइड के ऊपर आपको डिस्टोनिया, कोरिया, एथिटोसिस और अबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। हेमिब्लिस्मस भी हो सकता है जब स्पेसिफिकली सबथैलेमिक न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। उससे अगर हम नीचे आ जाएं तो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के ऊपर जब स्ट्रोक होता है तो डेफिनेटली आपको एक तो हेमप्रेसिस मिलेगा, उसके साथ आपको क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, और इस सूरत में जो आपकी क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होगी दैट विल बी अपोजिट टू द हेमिप्रेसिस साइड, इसको हम कहते हैं क्रॉस्ड हेम्प्लीजिया। इसके अंदर आपकी जो है वो आपकी 3, 4, 6 नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अंदर आपको वो है टोसिस, डिस्प्लोपिया, ऑप्थेलोप्लीजिया, ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। और पेशेंट से पूछना है कि उसकी कहीं आंखें गिर तो नहीं गई, दो दो नजर तो नहीं आ रहा, आंखों की हरकत प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। आपने उससे फेस का पूछ लेना है कि चेहरे के एक साइड मुड़ तो नहीं रही, उसकी स्पीच कैसी है, उसको ड्रूलिंग तो नहीं हो रही, डिस्फेजिया तो नहीं हो रहा, खाने में मसला तो नहीं हो रहा, निगलने में मसला तो नहीं हो रहा, उसकी नाक से चीज़ें वापस तो नहीं आ रही। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो इस तरह आपके जो है वो सेरिबेलम इफेक्ट होगा। जब सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो पेशेंट के अंदर निस्टैग्मस यानी कि आंखों के डेलों का बार बार हरकत करना, और एटेक्सिया यानी कि पेशेंट के अंदर बैलेंस का खराब होना, जिस्म का डोलना, चलते हुए गिर जाना, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह आपने इन लेवल को एस्टेब्लिश कर लेना है। इसकी बुनियाद पे आपने बनाना है कि आपके पेशेंट के अंदर लेवल ऑफ लीजन क्या है। अगर हम आर्टीरियल टेरिटरी की बात करें तो जब आप स्ट्रोक की सारी हिस्ट्री लेंगे तो आपके अंदर आर्टीरियल टेरिटरी आपकी एस्टेब्लिश हो जाएगी। सपोज एक पेशेंट है जिसके अंदर जो है वो कॉर्टिकल फंक्शंस आ रहे हैं, उसको एफेजिया है, और उसके साथ जो है वो उसकी जो वीकनेस है वो फेशियल वीकनेस है, और प्लस उसकी जो वीकनेस है वो अपर आर्म की वीकनेस है। सो अपर आर्म की वीकनेस है, फेशियल वीकनेस है, और उसको कॉर्टिकल फंक्शंस उसके लॉस आ रहे हैं कोई ना कोई, जैसा कि फेजिया हो रहा है, तो डेफिनेटली एमसीआरटी का स्ट्रोक है। क्योंकि एमसीए के अंदर क्या होता है, आपकी अपर लिम्ब और फेस की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि आपकी सेम साइड की होती है। अगर हम एसी टेरिटरी की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता है कि आपके लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट मेनली होती है, और जो फ्रंटल लोब चूंकि इन्वॉल्व हो रही थी उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं, लाइक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के पेशेंट जो है यूरिन अंदर करना शुरू कर देगा, लाइक पर्सनैलिटी चेंजेस के पेशेंट की जो है ना वो बिहेवियर और पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लाइक ग्रास्प रिफ्लेक्स के पेशेंट को जब आप हाथ में उंगली रखेंगे तो उंगली पकड़ना शुरू कर देगा, तो ये अब्नॉर्मलिटीज उसमें आना शुरू हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की जो है ना वो डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या होता है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर बेसिकली एक ऐसा हेमिस्फीयर है जो कि पेशेंट के अंदर यूजुअली उसकी जो स्पीच का फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो मोस्टली जब हम जो राइट हैंडेड होते हैं हमारे अंदर जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड का है।
तो जो राइट हैंडेड है उनके अंदर तो 95 to 99% आपका जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड का होता है। इवन जो लेफ्ट हैंडेड है उनके अंदर भी जो है वो 70% जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड का ही होता है। तो उस सूरत में जब स्ट्रोक होता है डोमिनेंट हेमिस्फीयर का, तो आपकी स्पीच लॉस होती है, आपको एफेजिया का मसला आता है, तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर का आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहें तो आपकी जो आपकी एमसी है वो डेफिनेटली चूंकि लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, तो आपके विजन ट्रैक्ट भी वहां से जा रहे होते हैं, तो आपकी विजन का इशू आ सकता है। अगर बायलेटरल एमसी टेरिटरी इफेक्ट होंगी तो आपकी हेयरिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगर हम पीसी टेरिटरी की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर जब बायलेटरल पीसी इन्वॉल्व होती है तो आपकी विजन लॉस होगी। यूनिलेटरल पीसी जब इन्वॉल्व होती है तो टिपिकली मैक्यूलर स्पेयरिंग का फिनोमेना होता है, बिकॉज मैकुला जो एरिया है, जिसका एरिया हमारी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में है, उसकी ड्यूअल सप्लाई होती है। तो उस सूरत में विजन लॉस ग्रॉसली नहीं होती, बट स्टिल विजन लॉस एलिमेंट कुछ ना कुछ होता है। बट जब टिपिकल विजन लॉस पीसीएस स्ट्रोक में तब होगी जब बायलेटरल पीसीएस स्ट्रोक होगा। अगर हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन की बात करें, इसको हम वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिस्टम कहते हैं, उसमें जब भी स्ट्रोक होता है तो पेशेंट के अंदर वर्टिब्रो बेसिलर के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट को एटेक्सिया होगा, डिप्लोपिया होगा, डिसार्थिया होगा, डिस्फेजिया होगा, निस्टैग्मस होगी। तो ये जो सिम्टम आना शुरू हो गए, तो इन सिम्टम्स की बेस के ऊपर आपने लोकलाइज करना है कि पेशेंट के अंदर जो है वो स्ट्रोक की जो है वो किस आर्टरी टेरिटरी का है। आर्टीरियल टेरिटरी लोकलाइज करने के बाद आपने देखना है कि आप इस बच्चे के अंदर जो स्ट्रोक है उसकी रीजन क्या है, क्या ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो उसके लिए जो है आपने देखना है कि जो हेमरेजिक इस्कीमिक स्ट्रोक का डिफरेंस ये है कि हेमरेजिक स्ट्रोक यूजुअली होता है वो बड़ा हाइपर एक्यूट होता है कि पेशेंट को विद इन सेकंड विद इन मिनट जो भी डेफिसिट होना था वो हो जाता है। बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो डेफिनेटली उसके रेज आईसीपी की वजह से या ब्लीड कलेक्शन की वजह से आती है, लेकिन टिपिकली ये हाइपर एक्यूट होता है। जबकि जो इस्कीमिक स्ट्रोक है थोड़ा सा इवॉल्व करता है और 24 आवर पीरियड उसकी वीकनेस बढ़ती रहती है। हेमरेजिक स्ट्रोक चूंकि हेमरेजिक होता है तो उसके अंदर जो है वो आपको सिकनेस के साइन ज्यादा मिलते हैं, रेज एसिपी के साइन हो गए, हेडेक होगा, सीवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, वोमिटिंग हो गई, इस अल्ट्रा सेंसोरियम हो गया, फिट्स हो गया। तो ये सारे सिम्टम हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर ज्यादा आपको मिलते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, जैसे उसको वीकनेस होती है, कोई और सिम्टम्स नहीं आते अनलेस बहुत बड़ा इस्कीमिक स्ट्रोक ना हो या मेलिग्नेंट इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है कि आपके पेशेंट के अंदर क्या चीज़ है। इस्कीमिक स्ट्रोक यूजुअली टेरिटरी को फॉलो कर रहा है, टेरिटोरियल होता है, जैसे कि एमसी की टिपिकल टेरिटरी है कि फेस की इन्वॉल्वमेंट और अपर लिप की इन्वॉल्वमेंट, एसी की टेरिटरी है कि लोअर लिप की इन्वॉल्वमेंट, और पीसी की टेरिटरी है लाइक विजन की इन्वॉल्वमेंट, और वर्टिब्रो बेसिलर की टेरिटरी है कि वो एटेक्सिया, डिसार्थिया, डिस्फेजिया के साथ आएगा। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर चूंकि कोई आर्टीरियल टेरिटरी तो होती नहीं है, तो उसमें मल्टीपल सिम्टम एट ए टाइम आ रहे होते हैं। और मेनिंजिसमस अगेन हेमरेजिक स्ट्रोक का फीचर है कि पेशेंट को हेडेक, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस आती है, क्योंकि जब ब्लीड आपका सब वेंट्रिकल के अंदर एक्सटेंड करता है या सब स्पेस के अंदर होता है तो फिर वो मेनिंजिसमस भी करा सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने जब ये सारी चीजें पूछ ली तो आपने ऑनसेट पे जरा गौर करना है पेशेंट को, और आपने पूछना है कि स्ट्रोक से पहले बच्चा कैसा था, क्या उसको कोई फीवर तो नहीं था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, अगर फीवर उसको 3 से था तो आपने उससे पूछना है कि कहीं उसको कोई मेनिंजाइटिस तो नहीं था, तो आपने मेनिंजाइटिस से क्वेश्चन पूछने हैं, हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, फोटोफोबिया, नोजिया, नेक स्टिफनेस, तो ये सारी चीजें आपकी उसके अंदर आ जाएंगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं फीवर की ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 1 वीक है, तो आपने टीबी में क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे को कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ, एनोरेक्सिया तो नहीं हुआ, टीबी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव तो नहीं, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री तो नहीं, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, स्वेटिंग, ये चीजें तो नहीं आ रही, तो अगेन आपकी ये चीजें आ जाएंगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं फीवर की हिस्ट्री जो है वो 2 हफ्ते से और फोकैलिटी आ रही है और हेडेक, वोमिटिंग आ रही है, तो ब्रेन एब्सेस को भी आपने सोचना है। सो इस तरह आपकी ये ऑनसेट से पहले की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑनसेट से पहले की हिस्ट्री आपने पूछ ली है, ट्रॉमा की पूछ लेनी है। तो बात ये होता है कि पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ फॉल या ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा से उसकी ब्लीड हो गई या उसकी कंटूजन हुई है, तो उससे भी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है। आपने प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ डायरिया, डिहाइड्रेशन, डीके, इस तरह की चीजें पूछनी है, क्योंकि अगेन इस तरह की कंडीशंस के अंदर पेशेंट को जो है वो चांसेस होते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है सीवीएस यानी सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाए। तो टिपिकली अगर डायरिया, डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री होगी या फिर कोई डीके की हिस्ट्री होगी, तो उस वक्त में क्या है कि पेशेंट को सीवीएसटी होगा। सीवीएस के सिम्टम के अंदर टेक्निकली स्ट्रोक होगा, प्लस उसको जो है वो उससे पहले लेथार्जी होती है, वोमिटिंग होती है, रेज एसिपी होता है, तो सीवीएसटी में स्ट्रोक उसके बाद होता है। तो हेडेक, वोमिटिंग, रिड्यूस सेंसोरियम और फिर स्ट्रोक और हिस्ट्री ऑफ डिहाइड्रेशन, तो आपने सीवीएसटी को सोचना है। सो प्रीसीडिंग हिस्ट्री इस सेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द वेरिसिला इन्फेक्शन आपने पूछना है कि कोई वेरिसिला इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। डेफिनेटली पोस्ट वेरिसिला आर्टेरियोपैथिक कॉमन फिनोमेना है, तो उससे भी पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो इससे आपने प्रोसीडिंग हिस्ट्री पूछ के इन चीज़ों को आपने रूल आउट कर लेना। अगर हम स्ट्रोक की टियोलॉजी की बात करें तो टॉप पे हमारी जो टियोलॉजी आती है दैट इज आर्टेरियोपैथी। सो आर्टेरियोपैथी से जो चीज़ें आप हिस्ट्री में पूछ सकते हैं उसमें इंपॉर्टेंट एक तो आपकी वास्कुलाइटिस है।
तो वास्कुलाइटिस आपकी जो है वो प्राइमरी सीनस वास्कुलाइटिस भी हो सकती है या सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस भी हो सकती है। प्राइमरी सीनस वास्कुलाइटिस अगेन स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस है, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस है। स्मॉल वेस्कुलर वास्कुलाइटिस के अंदर जो है वो स्ट्रोक यूजुअली टिपिकल टेरिटोरियल नहीं आते, उसमें जो है वो पेशेंट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोग्निटिव डिक्लाइन होता है, सीजर्स होते हैं और आपको ब्रेन एमआरआई पे T2 हाइपरटेंसिस मिलती है। टिपिकली इस तरह का फोकल स्ट्रोक नहीं आता, जबकि लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर डेफिनेटली आपको टेरिटोरियल स्ट्रोक मिल सकते हैं। अगर हम सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस की बात करें तो डेफिनेटली आपने उससे एसएलई के सारे क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे के अंदर कोई फोटो सेंसिटिव रैश तो नहीं है, एलोपेशिया तो नहीं है, ओरल नेजल अल्सर, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पूछ लेनी है कि उसको एसएलई के फीचर्स तो नहीं है। इसलिए आप जो दूसरी वास्कुलाइटिस है हमारी, जैसा कि टाइकोयासु आर्थराइटिस है, पोलियार्ट्रिस नोडोसा है, तो ये सारी भी स्ट्रोक करवा सकती हैं। अगर हम आर्टीरियोपैथी की और कंडीशन की बात करें जो पीडियाट्रिक एज में आती है, तो उसके अंदर जो है वो क्रेनियो सर्वाइकल आर्टरी डिसेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो है आपको पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ट्रॉमा की हिस्ट्री के बाद अगर स्ट्रोक हुआ है तो उसकी सर्वाइकल या क्रेनियल आर्टरी के अंदर कोई डिसेक्शन हुई है तो वो भी स्ट्रोक करा सकती है। ट्रॉमा की हिस्ट्री हमें जरूर पूछनी है। मोयामोयर डिजीज और सिंड्रोम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोयामोयर डिजीज प्राइमरी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट को रिकरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, और मोयामोयर सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपको जो सेकेंडरी कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन लाइक आपका NF1 है तो आपने NF1 के क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि पेशेंट के जिस्म के ऊपर कोई निशान तो नहीं बने हुए खास तौर पर। और डाउन सिंड्रोम अगर पेशेंट के एब्नॉर्मल फेशियल फीचर्स हैं आपने वो पूछ लेने हैं, तो ये आपके मोयामोयर सिंड्रोम्स के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो कार्डियक कंडीशंस उनके बारे में आपने पूछना है। कार्डियक में अगर आप बात करें तो कंजेंटल हार्ट डिजीज हो सकती है, जबकि साइनोटिक आ रही है, साइनोटिक तो आपने साइनोटिक स्पेल्स के बारे में जरूर से पूछना है। कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कार्डियक सर्जरी हो सकती है। इसी तरह जो है कोई कार्डियक एरिथमिया हो सकते हैं तो उससे पैल्पिटेशन की हिस्ट्री पूछनी है। सो कार्डियक हिस्ट्री को आपने इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पूछ लेना है, अपने कार्डियक काज को एक्सक्लूड करना है। अगर हम हेमाटोलॉजिकल काज की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर जो हमारे एनीमियाज है, खासतौर पर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें अंदर भी स्ट्रोक हो सकता है। सो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पॉइंट से आपने पूछ लेना है कि पेशेंट को कोई वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है, पेशेंट की प्रॉपर वीनिंग हो रही है नहीं हो रही, पेशेंट को जो है वो कोई लेड पॉइजनिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, पाइका की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो आपने पूछ लेना है कि पेशेंट की तिली तो नहीं बड़ी हुई, पेशेंट को बार बार खून तो नहीं लगता, पेशेंट की जो डेक्टिलाइटिस यानी कि हाथ से उंगलियां सूज जाती हो, सिकलिंग क्राइसिस होता हो, तो ये सारी चीजें आपने उससे पूछ लेनी है। अगर हम प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली आपकी जो है प्रोटीन CS, एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर 5 लीडन और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन है, तो उस लिहाज से हमें पूछ लेना है कि पेशेंट को पहले भी कहीं कोई खून तो नहीं जम जाता, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी, कोई डीवीटी तो नहीं होती, टांग सूज गई हो, तो ये पूछ लेना है। अगर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं जो प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह लाइक ITP है तो आपने पूछना है कि पेशेंट के जिस्म के ऊपर कोई धब्बे निशान नील तो नहीं पड़े हुए। इसी तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर है लाइक वॉन विली ब्रांड डिजीज है, हीमोफीलिया है तो आपने अगर मेल चाइल्ड सर्कमसिजन का जरूर पूछना है, प्रीवियस इम्यूनाइजेशन या इंजेक्शन के टाइम पे उसकी ब्लीडिंग रुकती है कहीं रुकती है, इसको जरूर पूछ लेना है। अपने ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट किसी ड्रग के ऊपर लाइक एस्पिरिन या वारफिन पे तो नहीं है, तो अगेन ये काज हो सकती हैं। आपने उससे सिस्टेमिक डिजीज के बारे में जरूर पूछना है। कुछ सिस्टेमिक डिजीज हैं जो कि आपके स्ट्रोक कराती हैं, लाइक आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो स्ट्रोक को प्रोज करता है, SLE है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, लिक्यूमियाज हैं, तो ये स्ट्रोक को सारे प्रोन करते हैं। इस तरह लिक्यूमिया की जो ड्रग्स हैं खासतौर पर एस्पारजिनेज है, कोई प्रोथ्रोम्बोटिक हैं तो वो भी आपके स्ट्रोक की तरफ लेके जाती हैं। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिक्यूमिया, SLE, एंटी कैंसर ड्रग्स, तो ये सारे स्ट्रोक प्रोन कंडीशंस हैं। अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो डेफिनेटली डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशन है जो आपको स्ट्रोक करा सकती हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, आपने उसकी डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेनी है, उसकी आपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपको फैमिली हिस्ट्री में भी और अफेक्टेड सिबलिंग मिल सकते हैं और डेवलपमेंट हिस्ट्री के अंदर आपको बच्चे की डेवलपमेंट डिले मिल सकती है। सो कौन से डिसऑर्डर है, लाइक होमोसिस्टिन्यूरिया, तो पेशेंट की होमोमार्फोनाइड हेपेटाइटिस होगा, उसके अंदर विजन के इश्यूज होंगे, और MMA दैट इज मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, प्रोपियोनिक एसिडीमिया, इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर लाइक मिलास, वो भी आपका स्ट्रोक करा सकता है। इसी तरह आपका जो है फेब्री डिजीज, उसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो है एक्रोपेरेसीजिया हो जाएंगे कि पेशेंट को जो है ना वो सीवियर पेन होता है हाथ और पाँव के अंदर, पेशेंट की बॉडी के ऊपर एंजियोकेराटोमा यानी कि पर्पलिश कलर के लीजन्स होते हैं, सो वो भी स्ट्रोक करा सकते हैं। तो इसको भी आपने उसकी हिस्ट्री के अंदर एवेल्यूएट करना है। जब हम स्ट्रोक का पूछ लिया तो आपने उसके रिकरेंट स्ट्रोक का पूछना है कि पहले कभी स्ट्रोक तो नहीं हुआ था, पहले कभी फालिज का अटैक तो नहीं हुआ, पहले कभी वीकनेस तो नहीं हुई, और आपने उससे पूछना है कि उसकी वीकनेस का फिर उस टाइम क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या ट्रीटमेंट हुआ और क्या सिक्वेल रह गया, तो इसको भी आपने एस्टेब्लिश करना है। जब आपने देख लिया कि आपके पेशेंट के अंदर स्ट्रोक ही है तो आपने देखना है कि स्ट्रोक लाइक कंडीशंस और कौन सी हैं जो इस तरह प्रेजेंट करनी है और उनके बारे में आपने जरूर से क्वेश्चन करने हैं। मिसाल के तौर पर
ट्यूमर भी स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट कर सकता है, बट डेफिनेटली उसका ऑनसेट जो और प्रोग्रेशन बड़ी स्लो होगी और आपको रेजर सिपी के साइन और फोकैलिटी मिलेगी। इस तरह जो है ब्रेन एब्सेस अगेन स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट कर सकता है, तो ब्रेन एब्सेस के आपने क्वेश्चन पूछने हैं, फीवर का क्वेश्चन पूछना है, हेडेक, वॉमिटिंग, फोकल वीकनेस, ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन, तो ये आपको ब्रेन एब्सेस की तरफ लेके जाते हैं। आपने उससे जो ब्रेन के हमारे डीमेरिटिंग डिसऑर्डर है, खासतौर पर मोगैड जो है वो स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट कर सकता है, तो आपने उसको रिकरेंट एपिसोड ऑफ डीमेरिटिंग डिसऑर्डर, ऑप्टिक न्यूराइटिस के साइंस क्या हैं, ट्रांसमिलेटिस के सिम्टम्स, वो सारे पूछ लेने हैं। सो ये भी आपका स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट कर सकता है। इस तरह अगर आर्टरीवेनस मैलफॉर्मेशन या एन्युरिज्म, वो भी स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि पेशेंट को हेडेक होता है और हेडेक यूजुअली होता है और उसी साइड पे बार बार होता है उसको, सो वो भी स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो आपके स्ट्रोक के डिफरेंशियल के अंदर टीआई आ जाता है, दैट इज ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी कि पेशेंट फेक कर रहा है तो वो भी इसी तरह आ जाएगा, उसके लिए आपको जो है वो होवर टेस्ट कराना पड़ता है। इसी तरह आपके जो है जो टॉर्स पैरालिसिस यानी कि पेशेंट को पहले फिट्स हुआ और फिर उस साइड की वीकनेस हो गई है, तो वो भी आपका स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट कर सकता है। हेमप्लेजिक माइग्रेन भी आपका स्ट्रोक लाइक प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को एक साइड की वीकनेस हो सकती है उसके अंदर भी, बट वो ट्रांजिट होती है और यूजुअली रिवर्स कर सकती है। इसी तरह अल्टरनेटिव हेमप्लीजिया ऑफ चाइल्डहुड भी आपका जो है वो हेमिप्लीजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सो ये स्ट्रोक लाइक प्रेजेंटेशन होती हैं जिनको आपके अपने माइंड के अंदर जरूर रखना है। जब आपने स्ट्रोक को देख लिया तो फिर आपने पेशेंट की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग देखनी है कि स्ट्रोक के साथ पेशेंट की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्या है। क्या पेशेंट खुद से चल लेता है कि नहीं चल लेता, क्या वॉशरूम जा सकता है कि नहीं कर सकता, क्या पेशेंट अपना खाना खा सकता है कि नहीं खा सकता, क्या पेशेंट कपड़े बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, क्या पेशेंट एनजी फीड के ऊपर तो नहीं है, और अगर एनजी फीड पे है तो उसकी डाइट कौन सी जा रही है, कैलोरीज कैसी हैं, कितनी दे रहे हैं और कौन दे रहा है, और उसको ये सारी चीजें आपने पूछ लेनी है। इसके बाद आपने कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में पूछना है। डेफिनेटली जब स्ट्रोक होगा तो आपने रेज एचपी के साइंस पूछ लेने हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स, आर्टासेंसोरियम तो नहीं है पेशेंट को। आपने ब्रेन हेर्निएशन के साइंस पूछ लेने हैं, आपने पेशेंट से फिट्स के बारे में पूछ लेना है, हेयरिंग विजन के बारे में पूछ लेना है, फीडिंग के बारे में पूछ लेना है, स्पीच के बारे में पूछ लेना है, उसकी मोबिलिटी कैसी है उसके बारे में पूछ लेना है। कोई अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रोक है तो आप फिर उसके जो है वो उसकी उसकी वजह से पेशेंट को कंट्रैक्चर तो नहीं होगा, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं बन गई, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है। इस तरह पेशेंट अगर बेड बाउंड है तो आपने पूछ लेना है कि बेड सोर्स तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है, डीवीटी तो नहीं है, चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछ लेनी है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, डेफिनेटली आप उससे पूछ लेंगे कि उसकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, दैट कैन बी ब्रेन इमेजिंग लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन, फंडोस्कोपी, ईसीजी, एक्सरे चेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट डिफरेंट जो है वो आपके एज पर द कंडीशन हो सकते हैं, जो कि वास्कुलाइटिस कवर का भी हो सकता है, जो लिपिड प्रोफाइल भी हो सकता है, जो प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस के टेस्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट आपने टेस्ट पूछ लेने कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है पेशेंट की। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने पूछ लेना है पेशेंट से कि ऐसी ट्रीटमेंट क्या हुई है, क्या इसको कोई गोली तो नहीं दे रहे आप, दैट कैन बी एस्पिरिन, एस्कार्ड, और आपको कोई जल्द में इंजेक्शन तो नहीं लग रहा, दैट कैन बी क्लेक्सिन फॉर सीवीएसटी, या कोई पेशेंट को कोई ब्लड चेंज तो नहीं हुआ, कोई ब्लड तो नहीं लगा। तो अगर एनीमिया कंडीशन है लाइक उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें ब्लड पेशेंट ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री हो सकती है। इस तरह अगर कोई वास्कुलाइटिस वगैरह है तो उसके अंदर पेशेंट को कोई मिथाइल पल्स दे सकते हैं, आईवीआईजी जा सकती हैं, या फिर प्लेक्स लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसकी हिस्ट्री पूछ लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ें गई हैं, और एट द एंड आपने उससे पूछ लेना है कि इसकी इंप्रूवमेंट क्या आई है, और उसके साथ जो है पेशेंट की जो है वो एक्टिविटी डेली लिविंग पे कितना फर्क पड़ा है, और उनके पेरेंट्स का नॉलेज ऑफ डिजीज़ क्या है, ये भी आपने पूछ लेना है, और उस चीज़ को आपने डॉक्यूमेंट करना है।